स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम मुद्दा पर आज हम लोग हैं अजमेर लोकसभा में। अजमेर लोकसभा में जहां से कि भाजपा प्रत्याशी है भागीरथी चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी कौन है? रामचंद्र चौधरी। कांग्रेस प्रत्याशी नाम गुलाम मुस्तफा है। सर क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल एक तरफा माहौल है बीजेपी का। बीजेपी धड़ल्ले से जीत रही है। एक तरफा माहौल लग रहा है एक तरफा माहौल है, कोई टक्कर में नहीं है। क्यों ऐसा? यहाँ से सांसद कौन है? पिछली बार भी ये भागीरथी चौधरी थे। भागीरथी चौधरी। तो क्या कारण है कि जो है लग रहा है आपको कि इस बार भी उनको लोग जनता चुन लेगी? विकास के नाम पर वोट देंगे, मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मुंसिफ अली खान नाम है। क्या लग रहा है, क्या माहौल? देखिए, यहाँ अजमेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में एक तरफा माहौल है। सभी लोग, जनता जनार्दन यही चाहती है कि मोदी जी इस बार फिर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और जो देश विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच जाए। मैं एक मुस्लिम होने के नाते ये कह सकता हूं कि जो भी मोदी जी की 10 साल की योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक समाज को बहुत अच्छा फायदा मिला है। चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे कोई सी भी योजना। सर मेरा नाम अतीक अहमद खान है। अतीक जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बिल्कुल एक तरफा माहौल है जी। हमारे यहाँ तो बिल्कुल लगभग 3.5 लाख 4 लाख से भागीरथ जी जीत रहे हैं। जी। ये छवि भी अच्छी है और 5 साल में उन्होंने बहुत लोगों को, जनता का बहुत मतलब नीचे स्तर तक जाके लोगों को काम करें। तो आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ खानपुरा में जो रास्ता निकलता था खानपुरा से अजमेर बाईपास पे, वो बीजेपी सरकार में भागीरथ जी ने कराया। वहाँ पे तालाब के लगता हुआ एक बिल्कुल स्थायी सा था, उसको उन्होंने डेवलप करा के बिल्कुल चौपाटी बनाया है जिसपे आलीशान पेड़ पौधे लग रहे हैं पूरा। इसी तरह से अजमेर में भी भाजपा प्रचंड वोटों से जीतेगी। पिछली बार भी 4 लाख से वोटों से जीती थी और इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। भागीरथ जी एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो एक आम व्यक्ति की भी बात सुनते हैं। मेरे खुद का एक व्यक्तिगत शाहिद खान सरपंच ग्राम पंचायत कुछ। क्या लग रहा है, यहाँ तो क्या माहौल सर है? वन साइड माहौल है, कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ भागीरथ जी बड़े अंतराल से जीत रहे हैं। ऐसे जिनका सरपंच हूँ। जी। केंद्र सरकार की योजनाओं का अगर मैं व्याख्यान करूँ तो लंबी लाइन है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत राष्ट्र बना है और भागीरथ जी पिछले 5 साल से यहाँ सांसद रह चुके हैं। आप ग्राम पंचायत से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो जाति का समीकरण लग रहा है उनके खिलाफ जा सकते हैं। कोई समीकरण नहीं है सर। हम यहाँ जो बैठे हैं ये हमारे बड़े भाई हैं मुंसिफ अली खान जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में पूरा मुस्लिम समाज वन साइड माहौल यहाँ अजमेर जिले में बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया अंतर से भागीरथ जी जीत रहे हैं। अजीत जी, नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगलैंड भारत में आप सभी का स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम मुद्दा पर आज हम लोग हैं अजमेर लोकसभा में। अजमेर लोकसभा में जहां से कि भाजपा प्रत्याशी है भागीरथी चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है? रामचंद्र चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी है। आज हम लोग आमजन से, जो अजमेर का आमजन है, उनसे मालूम करेंगे आखिर ये लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है, पिछले 10 साल में किन मुद्दों पर काम हुआ है और अगले 5 साल में किन मुद्दों पर अजमेर काम चाहता है। क्या यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इनको जानेंगे अजमेर के आमजन के साथ और जानेंगे क्या माहौल है, किसको ये सांसद चुनना चाहते हैं, किसको देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मुस्तफा है। सर क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल एक तरफा माहौल है बीजेपी का। बीजेपी धड़ल्ले से जीत रही है। एक तरफा माहौल लग रहा है एक तरफा आपको? माहौल है, कोई जी। टक्कर में नहीं है। क्यों ऐसा, क्या है कि क्या काम हुए हैं जिनको लेके आपको लग रहा है? पिछली बार भी यहाँ से सांसद कौन है? पिछली बार भी ये भागीरथी चौधरी थे। भागीरथी चौधरी। तो क्या कारण है कि जो है लग रहा है आपको कि इस बार भी उनको लोग जनता चुन लेगी? विकास के नाम पर वोट देंगे, मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। जी, विकास के नाम पर वोट देंगे, मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मुंसिफ अली खान नाम है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, यहाँ अजमेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में एक तरफा माहौल है। सभी लोग, जनता जनार्दन यही चाहती है कि मोदी जी इस बार फिर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और जो देश विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच जाए। पिछले 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है। चाहे आमजन के मुद्दे हो, चाहे देश में सशक्तिकरण के मुद्दे हो, चाहे देश की सुरक्षा के मुद्दे में हो। आप देखेंगे पिछले 10 साल में ना कोई आतंकवादी हमला हुआ है, ना कोई इस तरह की घटना हुई जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हुआ है। दूसरा, मोदी जी जो भी पिछड़े, गरीब, दलित, मुस्लिम सबके लिए काम कर रहे हैं। उनकी नीति एक ही है, सबका साथ सबका विकास। जो भी उनकी योजनाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा लाभ गरीब तबके को मिला है। मैं एक मुस्लिम होने के नाते ये कह सकता हूँ कि जो भी मोदी जी की 10 साल की योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक समाज को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे कोई सी भी योजना हो। जी, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अतीक अहमद खान है। अतीक जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बिल्कुल एक तरफा माहौल है। जी। हमारे यहाँ तो बिल्कुल लगभग 3.5 लाख 4 लाख से भागीरथ जी जीत रहे हैं। जी। उनकी छवि भी अच्छी है और 5 साल में उन्होंने बहुत लोगों को, जनता का बहुत मतलब नीचे स्तर तक जाके लोगों को काम करें। तो निश्चित ही यहाँ तो बीजेपी लोकली काम बताएं उन्होंने जो काम किया, आपको लग रहा है कि उनके सांसद कार्यकाल में ये काम हुए हैं? वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन मैं बताऊँ आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ खानपुरा में जो रास्ता निकलता था खानपुरा से अजमेर बाईपास पे, वो बीजेपी सरकार में भागीरथ जी ने कराया। वहाँ पे तालाब के लगता हुआ एक बिल्कुल
अस्थायी सा था, उसको उन्होंने डेवलप करा के बिल्कुल चौपाटी बनाया है, जिस पे आलीशान पेड़ पौधे लग रहे हैं, पूरा काम हो रहा है। तो ऐसे बहुत से काम पूरे लोकसभा क्षेत्र में भागीरथ जी ने कराए हैं जो बिल्कुल सराहनीय है। तो निश्चित ही यहाँ पे तो डंके की चोट पे भागीरथ जी निकल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज बैरवा है। मनोज जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पूरे जिस तरह से पूरे भारत में बीजेपी की लहर है, उसी तरह से अजमेर में भी भाजपा प्रचंड वोटों से जीतेगी। पिछले बार भी 4 लाख से वोटों से जीती थी और इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। भागीरथ जी एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो एक आम व्यक्ति की भी बात सुनते हैं। मेरे खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं यहाँ एडवोकेट हूँ, सेशन कोर्ट से मेरा पास ही गाँव है श्रीनगर। वहाँ से बसों के आने जाने की असुविधा रहती है, तो कई सारे छात्र यहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं। उसमें एक बार बस किसी कारणवश बसें रुक गई, तो मैंने खुद सांसद साहब से निवेदन किया। उन्होंने अर्जेंट एमडी को फ़ोन करके और हमारे श्रीनगर की बस की व्यवस्था करी। जब मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के निवेदन पे वो बस की व्यवस्था कर सकते हैं, और इस तरह के उनका व्यवहार रहा है। और उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं। और भाजपा वैसे भी क्या कहते हैं, मोदी जी की नीति में ग्रास रूट पर बहुत सारे काम है। अजमेर शहर में जो अधिकतम आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र की है, और ग्रामीणों के लिए मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे आज डिजिटल की वजह से आज आम जो नरेगा का व्यक्ति है उसको जो भी उसका पैसा है, मानधन है, वो उसका अकाउंट में आ रहा है सीधा। तो उसका कोई भी पैसा अनसेफ नहीं है। नहीं तो पहले ऐसे होता था कि सारा पैसा केंद्र से कितना आता था और आम व्यक्ति तक कितना पहुंचता था। उज्ज्वला के तहत गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले हैं। इस तरह के बहुत सारे छोटे काम हैं जिसकी वजह से क्या कहते हैं बहुत अच्छा विकास हुआ है। और आम जो ग्रामीण जनता है वो भी भाजपा से जुड़ी है। और भागीरथ जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हमारे जो ग्रास रूट के जितने भी देहात के गांव हैं उनको शहरों से जोड़ा है और सारी सड़कों का नवीनीकरण किया है, नई सड़कें भी बनाई हैं। तो इस तरह से भागीरथ जी का बहुत अच्छा माहौल है और भागीरथ जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। जी, क्या लग रहा है सर? क्या नाम है आपका? शाहिद खान सर। आप पकड़ लें, माइक पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। शाहिद खान, सरपंच ग्राम पंचायत कुछ। क्या लग रहा है? यहाँ तो क्या सर माहौल है? वन साइड माहौल है, कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ भागीरथ जी बड़े अंतराल से जीत रहे हैं। ऐसे क्या विकास के मुद्दों पर काम हुआ है जो आपको लग रहा है कि भागीरथ जी एक तरफा जीतेंगे? मैं सर पिछले 4 साल से ग्राम पंचायत कुचिल का सरपंच हूँ जी। केंद्र सरकार की योजनाओं का अगर मैं व्याख्यान करूँ तो लंबी लाइन है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत राष्ट्र बना है और भागीरथ जी पिछले 5 साल से यहाँ सांसद रह चुके हैं। आप ग्राम पंचायत से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो जातिगत समीकरण लग रहा है उनके खिलाफ जा सकते हैं। कोई समीकरण नहीं है सर। हम यहाँ जो बैठे हैं ये हमारे बड़े भाई हैं मुंशी अली खान जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में पूरा मुस्लिम समाज वन साइड माहौल यहाँ अजमेर जिले में बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया अंतर से भागीरथ जी जीत रहे हैं। अभी जीत रहे हैं जी। क्या लगता है आपको? लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जो है ना राजस्थान में आ जाएंगी? देखिए, राजस्थान में पिछले 2 चुनावों में मोदी जी के नेतृत्व में 25 की 25 सीटें जीती। इस बार भी 25 सीटें जीतेंगे और पिछली बार के से ज़्यादा अच्छे अंतर से जीतेंगे, क्योंकि देश में राजस्थान में सब जगह एक तरफा माहौल है। हम बात करें राजस्थान की तो पिछले 5-10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में जो सड़कों को लेके काम हुआ है, जो आमजन को गरीबी से हटाने का काम हुआ है, जो पीएम आवास की योजनाओं का काम हुआ है, एक ग्रास रूट तक जाकर के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, जिसका लाभ इस चुनाव में मिलेगा और सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या लग रहा है देश में क्या माहौल है? देश में कितनी सीटें आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की? देश में जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, तो ये 400 पार ही है। उन्होंने बोल दिया जो फाइनल है। आपको भी लग रहा है कि इस बार जो ना भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लेके आ जाएगी? जी बिल्कुल, 400 से आपको भी लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोगों को लग रहा है कि 400 सीटें आ जाएंगी। मोदी जी बार बार एक लाइन बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने भी कहा है कि भाई अब की बार 400 पार ऐतिहासिक फैसले लूंगा। क्या लग रहा है, क्या ऐतिहासिक फैसले होने जा रहे हैं? किन मुद्दों पर काम होगा आगे 5 साल में? देखिए, जैसे जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कई सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे 370 है धारा, ट्रिपल तलाक है, और अभी जो एक चुनाव करने वाली है, एक देश एक चुनाव वाली योजना है, और एक नदियों का एकीकरण जिसमें सारी नदियों को एक साथ मिला के एक किसान तक का फ़ायदा हो सके, ऐसा भी उनकी एक योजना में है। इस तरह के कई सारे बड़े फैसले हैं जो अब होने बाकी हैं और वो दोनों सदनों में लोकमत से पारित हो पाएंगे। और ऐसे कई सारी व्यवस्थाओं पे उन्होंने काम किया है जो अभी भी उनकी पाइपलाइन में है, और हमें उम्मीद है कि वो ऐसे ऐसे फैसले लेंगे जिससे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। जी, क्या लग रहा है आपको कि अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होगा? विकास के मुद्दों पर काम होगा, भारत विश्व गुरु बने, ऐसे मुद्दों पर काम होगा।
आप क्योंकि बेसिकली मैं आपसे प्रश्न इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जिनके बारे में कांग्रेस बार बार आरोप लगाती आई है कि बीजेपी जो है ना दोहरा रवैया जो है मुसलमानों के खिलाफ अपनाती है। विशेषकर सीए जो कानून है उसको लेकर बार बार जो है ना कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकती है। ऐसा है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और ये सब जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर के इस देश को आज़ाद करा है। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना इस आज़ादी के साथ रही कि गांधीवादी विचारधारा कहो या कांग्रेसी विचारधारा के लोग कहो, जिन्होंने इस देश के दो टुकड़े किए। मैं समझता हूँ इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा। और जो सीएए एनआरसी की बात होती है, असल में ये 1955 का लियाकत नेहरू एक्ट है। जब लियाकत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। विसंगति ये थी कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो मुस्लिम कई छोड़ के पाकिस्तान में गए, हिंदू कई लोग भारत में आए, तो वहाँ पर जैसे हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में अत्याचार होने लगा और भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार होने लगा। तो ये एक तय किया गया लियाकत नेहरू समझौते में, जिसको लियाकत नेहरू एक्ट 1955 कहते हैं। उसमें ये तय किया गया कि अगर कोई भी मुस्लिम भारत में प्रताड़ित हो रहा है तो पाकिस्तान सरकार उसको नागरिकता देगी। साथ ही अगर कोई पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसको भारत सरकार को नागरिकता देनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उसमें सीए और एनआरसी लागू किया गया। आदरणीय अमित शाह जी ने लागू किया। ये बिल्कुल ऐतिहासिक और सही फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण, चाहे अफगानिस्तान का निर्माण, चाहे बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो वो धर्म के आधार पर निर्माण हुआ है। अब वहाँ मुस्लिम धर्म बहुसंख्यक है, अगर अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू हो गए, चाहे सिख हो गए, चाहे पारसी हो गए, चाहे जैन हो गए, उनके साथ दुराचार होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, तो ये भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, वो हमारे पड़ोसी हैं, उनको भारत सरकार की नागरिकता दे। दूसरा, मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश से एक भी मुसलमान जो 1947 के बाद से यहाँ रह रहा है उसको निकाला गया है क्या? किसी को भी सीए के आधार पे या एनआरसी के आधार पे किसी को निकाला गया क्या? सीए डायरेक्टली नागरिकता देने का कानून है, निकालने का कानून नहीं है। एनआरसी है, एनआरसी बिल्कुल ज़रूरी है। देखो, चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या के हो, भले ही वो मुस्लिम हो, वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन हम उनको इस देश में थोड़ी रहने दे सकते हैं। इस देश के संसाधनों पे इस देश के लोगों का अधिकार है। सबसे पहला अधिकार यहाँ इस देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है, बाहर के देशों के लोगों का नहीं है। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। और दूसरा, जो आप कह रहे हो कि भाई अगले 5 साल में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मोदी जी काम करेंगे, आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में ऐतिहासिक फैसले हुए। अभी कांग्रेस बरगला रही कि संविधान में चेंज होगा। संविधान में चेंज कुछ ही नहीं होना है, लेकिन जो संशोधन है, जो अच्छी चीज़ें लाई जा सकती है, वो जरूर करनी चाहिए। मुसलमानों को लेकर के कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, सिंपल आज इस भारत का मुसलमान ये देख ले, तय कर ले कि पिछले 50 साल में कांग्रेस की सरकार रही, मुसलमानों ने कांग्रेस को बहुतायत में वोट दिया, उसके बाद में मुसलमानों की क्या स्थिति है आज के देश में। जहाँ तक मैं भाजपा की बात करूँ तो पिछली हमारी वसुंधरा राजे जी की सरकार में 5 से 6 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। भारतीय जनता पार्टी को जब ये देश आज़ाद होने के बाद पहली बार बहुमत से अपनी सरकार बनी और पहली बार उनको ये अवसर मिला कि इस देश का संवैधानिक पद, जो सबसे बड़ा राष्ट्रपति पद है, उस पर किसको बैठाया जाए, तो इस भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी का नारा ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। कांग्रेस खाली बरगलाती है। मैं तो कांग्रेसी मित्रों से यही कहूँगा कि एक बार वो ये पता कर ले कि सच्चर कमेटी जो 1994 में बनी थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे, लोगों को बताए। और अल्पसंख्यक समुदाय को आज जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम अपना वोट क्यों खराब करें। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि सरकार बन रही है। यहाँ राजस्थान में कई लोगों को टिकट दिए, उन्होंने टिकट लौटा दिए। आज ये दुर्गति क्यों बनी? जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज इस देश में इस हालात में क्यों गई? इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी नीतियाँ सही नहीं थी। अल्पसंख्यकों को चाहे मोदी जी के नाम से, चाहे आरएसएस के नाम से, किसी के भी नाम से डराया हो, लेकिन इस चुनाव में जो 2024 का चुनाव है, ये चुनाव ऐतिहासिक है। अल्पसंख्यक समाज के लिए मैं समझता हूँ इससे बढ़िया चुनाव नहीं है। ये जागरूकता का चुनाव है और अल्पसंख्यक समुदाय एक नई जागृति के तहत इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा और मोदी जी की तीसरी बार बहुमत से सरकार बनेगी। 400 से ज़्यादा सीटें इसलिए चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के आधार पर अच्छे फैसले लिए जा सके, देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी योजनाएं लागू की जा सके, जो भी संशोधन किए जा सके, करने चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, साउल अमित शाह। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल एक तरफा किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में अजमेर लोकसभा के आमजन जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। सभी का एक मत में कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस बार काम करेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए गैगनेट भारत में, और मुझे लगता है हम सबको वोट तो सबको करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग अभी अपने चैनल के माध्यम से सभी से अपील करेंगे, पहले मतदान और फिर जलपान, क्योंकि खासकर इसलिए अपील जरूरी हो जाती है क्योंकि प्रथम चरण में कहीं ना कहीं जो है इस बार वोटिंग रेशियो कम रहा है।
तो मैं 1 2 3 बोलूंगा, उसके बाद में हम लोग एक साथ बोलेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है ना? 1 2 3, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद।